Hello friends, I am Sonika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. Guys, इस वीडियो में हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टोटली बेस्ड है रिसर्च मैथडोलॉजी पर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर PhD entrance and NTA UGC NET JRF. आप इसको कर लेंगे तो आपका PhD एंट्रेंस का भी तैयारी हो जाएगा और NTA UGC नेट का भी तैयारी हो जाएगा। और मैं इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूँगी, सो आप उस सीरीज़ को देखते रहिए। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अपलोडेड वीडियोस डालते जा रही हूँ, जो भी पार्ट मैंने अपलोड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके लिंक को देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं usonika@c@gmail.com में, ओके गाइस। नाउ गाइस, कम टू द क्वेश्चन 251। कंप्लीट द सेंटेंस अ हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस क्या होता है? सो कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, a statement which serves as the basis for the further investigation. Option B, the methodical evaluation of the research evidence. Option C, a statement of the aim of an investigation. And option D, all of these. Okay. Now guys, right option is option A, a statement which serves as the basis for further investigation. Okay. तो हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि क्या होता है, आगे की जांच के लिए वो सर्व होता है, ओके, हाइपोथेसिस, ओके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 252। कंप्लीट दिस सेंटेंस। Confounding variables are a problem in longitudinal studies, correlational studies, experimental studies and all of the above. So right option is option D, यानी all of the above. यानी confounding variable किस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? longitudinal studies में भी, correlational studies में भी and experimental studies में भी, okay? So right option is option D, all of the above. Now guys, come to next question 253. Complete this sentence. Ideally, if a study concluded that jealousy caused violence, it would have to. यानी यहाँ पर एक स्टडी है जो कंक्लूड कर रहा है कि जेलसी यानी जलने वाले लोग और जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, यानी जो क्रूर स्वभाव के होते हैं, ओके, गुस्सैल भी बोल सकते हैं उसको, जो विरोध करते हैं, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, वो जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूड की गई है, तो इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या बोला है, रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट टू ग्रुप्स ऑफ हाई एंड लो जेलसी एंड कंपेयर देयर वायलेंस, ओके। तो बोल क्या रहा है कि रैंडमली इसको पार्टिसिपेंट्स को असाइन करना है टू द ग्रुप ऑफ हाई एंड लो जेलसी, यानी जो बहुत ज़्यादा जलते हैं और जो कम जलते हैं उनको, एंड कंपेयर देयर वायलेंस, और उन्हीं के वायलेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ये है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मेजर जेलसी एंड वायलेंस, दोनों का जेलसी और वायलेंस दोनों देखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑन एटलीस्ट 2 इंटरवल, कम से कम 2 इंटरवल के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी, शो अ कोरिलेशन बिटवीन जेलसी एंड वायलेंट बिहेवियर इन पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें एक कोरिलेशन बनाना है जो शो करवाता है कि जेलसी और वायलेंट बिहेवियर क्या है पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, उसमें शो करना है एक कोरिलेशन के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असाइन पार्टिसिपेंट्स टू ग्रुप ऑफ हाई एंड लो वायलेंस एंड कंपेयर देयर जेलसी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि असाइन करना है, यहाँ पे रैंडमली का केस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में रैंडमली नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ बोला है कि पार्टिसिपेंट्स को लेना है और उसमें जो भी हाई एंड लो वायलेंस के हैं, यानी क्रूर स्वभाव के हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्रूर और बहुत ज़्यादा लो, मतलब बहुत कम हो जिसमें, ठीक है, उनको कंपेयर करना है उनके जेलसी, यानी जो भी उनकी जलन की भावना है उससे कंपेयर करना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, जिसमें क्या है रैंडमली असाइन किया जा रहा है जो भी पार्टिसिपेंट्स है, और ऑप्शन डी में रैंडमली नहीं है, ठीक है। तो इसमें रैंडमली ही जो होगा वो रैंडमली उठाया जाएगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स को है असाइन किया जाएगा, और उनकी ग्रुप क्या होगी, हाई एंड लो जेलसी एंड कंपेयर देयर वायलेंस, मतलब जो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा कम जल रहे हैं उनके ग्रुप्स को लेना है, ठीक है, रैंडमली लेना है और उसको कंपेयर क्या करना है, उन्हीं के वायलेंस से कंपेयर करना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 254।
रेंडमाइज्ड असाइनमेंट इज, रेंडमाइज्ड असाइनमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए apply to data to control for a confounding variable, sometimes done to data to allow cause and effect to be analyzed. Option C, apply to participants group to keep similar participant group together. Or option D, apply to participants group to control for a confounding variable. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नाउ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, कैसे? अप्लाई टू पार्टिसिपेंट्स ग्रुप. ओके, पार्टिसिपेंट्स ग्रुप होते हैं, उस पर अप्लाई किया जाता है रेंडमाइज असाइनमेंट टू कंट्रोल. किस लिए किया जाता है? टू कंट्रोल फॉर कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स है उनको कंट्रोल करने के लिए इसको रेंडमाइज असाइनमेंट को अप्लाई किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 255. Dash is a statistical index which describe the degree and direction of the relationship between two characteristics or variable. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल इंडेक्स है जो डिस्क्राइब कर रहा है डिग्री भी और डायरेक्शन भी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री और डायरेक्शन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? कौन सा स्टैटिस्टिकल इंडेक्स? तो ऑप्शन ए कोरिलेशन, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी मीन एंड ऑप्शन डी टी टेस्ट. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इट मीन्स कोरिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल इंडेक्स विच डिस्क्राइब द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएबल्स. दो कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके डिग्री और डायरेक्शन को जो स्टैटिस्टिकल इंडेक्स डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? कोरिलेशन होता है. ठीक है, कोरिलेशन से कोरिलेट करना समझते हैं तो इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 256. व्हाट इज द नेम फॉर अ वेरिएबल विच wholly और पार्शियली अकाउंट्स फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू और अदर वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि उस वेरिएबल का नाम बताना है जो wholly यानी पूरे तरीके से और पार्शियली यानी आंशिक तरीके से, आधे तरीके से वो रिलेशनशिप करता है दो वेरिएबल्स के साथ. ठीक है, तो वो क्या होता है? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, कंसिस्टेंट वेरिएबल, कंग्रुएंट्स वेरिएबल एंड कंफाउंडेड वेरिएबल. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इट मीन्स कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है. ठीक है, कंफाउंडिंग एंड कंफाउंडेड वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा. इट मीन्स ऑप्शन ए. नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 258. कंटेंट एनालिसिस यूजेस विच ऑफ द बिलो मेथड. कंटेंट एनालिसिस जो होता है वो कौन सा मेथड यूज करता है? काउंटिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड ऑल ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी कंटेंट एनालाइज क्या क्या करता है, कौन कौन से मेथड को यूज कर रहा है? काउंटिंग भी यूज करता है, क्लासीफाइंग भी यूज करता है एंड रिकॉर्डिंग भी यूज करता है. ठीक है, now guys come to next question, question 259. why does meta analysis provide a powerful integrative tool? मेटा एनालिसिस क्यों प्रोवाइड करता है एक पावरफुल इंटीग्रेटेड टूल? तो देखते हैं. इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल मैथड फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ अ नंबर ऑफ डाटा एनालिसिस. बी, इट प्रोवाइड मैथड फॉर कंबाइनिंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ अ नंबर ऑफ डाटा एनालिसिस. ऑप्शन सी, it provides statistical method for combining and differentiating between the findings of a number of data analysis. And option D, it provides statistical method for combining a number of variables. So guys इसका right option होगा ऑप्शन C, यानी मेटा एनालिसिस क्यों प्रोवाइड करता है एक पावरफुल इंटीग्रेटिव टूल को? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है एक तरीके से स्टैटिस्टिकल मैथड. ठीक है, किसके लिए? फॉर कंबाइनिंग एंड डिफरेंशिएटिंग के लिए. ठीक है, बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन द फाइंडिंग्स ऑफ अ नंबर ऑफ डाटा एनालिसिस. जो भी फाइंड किया गया है नंबर डाटा एनालिसिस का उसके बीच में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए. ठीक है, ये मेथड यूज़ किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है. कौन सा मेथड है? स्टैटिस्टिकल मेथड. ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. Now guys come to next question 260. In meta-analysis, a correlation coefficient is one statistic
विच इज़ यूज टू कैलकुलेट। तो मेटा एनालिसिस में एक कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो कि एक स्टैटिस्टिक है जो यूज़ किया जाता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, सैम्पल साइज को, वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल स्कोर को, द स्टैंडर्ड डेविएशन को, या तो इफेक्ट साइज को। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 261, व्हाट पर्पस टू क्लियरली स्टेट एम्स सब। ओके, तो एम्स क्या स्टेट करता है उसको क्लियरली बताना है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, एम्स स्टेट क्लियरली व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू कंट्रीब्यूट एंड डिटेल्स हाउ द रिसर्च विल डन। यानी कि वो एम कर रहा है कि जो रिसर्चर इंटेंड टू कंट्रीब्यूट वो, और वो डिटेल्स हाउ द रिसर्च विल बी डन, यानी जो भी रिसर्च किया गया है कैसे किया गया है उसकी डिटेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी में देखते हैं, एम्स स्टेट क्लियरली व्हाट द रिसर्च इंटेंड टू कंट्रीब्यूट एंड जस्टिफाई द रिसर्च बीन कैरिड आउट। ठीक है, तो पहले में क्या था कि उसके डिटेल्स को कैसे कैसे हुआ है वो रिसर्च उसके बारे में, और सेकंड में क्या है कि उस रिसर्च को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन सी, एम्स स्टेट क्लियरली हाउ द रिसर्च विल डन एंड व्हाट कंक्लूजन आर एक्सपेक्टेड। तो इसमें है कि कैसे रिसर्च हुआ है और वो उसका कंक्लूजन क्या है, एक्सपेक्टेड कंक्लूजन क्या है वो बता रहा है। और ऑप्शन डी में है कि एम्स स्टेट क्लियरली इन डिटेल हाउ रिसर्च विल डन, यानी कि कैसे रिसर्च हुआ है उसके डिटेल्स और उसको जस्टिफाई कर रहा है कि कैसे वो हुआ है। ठीक है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें ऑप्शन बी होगा जो कि सही होगा। देखते हैं कैसे। ऑप्शन बी में, एम स्टेट्स क्लियरली व्हाट द रिसर्च इंटेंड टू कंट्रीब्यूट, रिसर्च जो चाहता है इंटेंड करना चाहता है उसको कंट्रीब्यूट करता है और उसी को जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई द रिसर्च बीन कैरिड आउट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, रिसर्चर, और उसको ही जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गाइस कम टू 262, taking the idea that the more jealous someone is, more likely they are to be violent, what would be the correct hypothesis be। ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि एक आइडिया है जिसमें कि द मोर जेलस समवन, कोई है जो बहुत ज़्यादा जल रहा है, इज़ मोर लाइकली देयर आर टू बी वायलेंट, जो ज़्यादा जल रहा है वो क्या ज़्यादा क्रूर होता है। इसमें कौन सी हाइपोथेसिस है जो कि करेक्ट है। सो ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शन ए, पीपल विथ मोर वायलेंट बिहेवियर आर लाइकली टू बी लेस जेलस दैन इंडिविजुअल्स हु आर लेस वायलेंट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मोर वायलेंट बिहेवियर के होते हैं, यानी बहुत क्रूर स्वभाव के होते हैं, बहुत गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, उनकी बात करें, लाइकली टू बी लेस जेलस, वो बहुत कम जेलसी होते हैं, दैन इंडिविजुअल्स हु आर लेस वायलेंट, उनके कंपेरिजन में जो बहुत हल्के स्वभाव के, मतलब जो ज़्यादा गुस्सेल नहीं होते, जो ज़्यादा क्रूर स्वभाव के नहीं होते। ठीक है, उससे कंपेयर कर रहा है। और ऑप्शन बी में देखते हैं, जेलसी इज़ पॉजिटिवली लिंक्ड विथ वायलेंट बिहेवियर, जेलसी जो है पॉजिटिवली लिंक्ड है वायलेंट बिहेवियर के। और ऑप्शन सी, ग्रेटर लेवल्स ऑफ जेलसी आर विल बी एसोसिएटेड विद द लोअर लेवल्स ऑफ वायलेंट बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जो लेवल होती है जेलसी की आर विल बी एसोसिएटेड विद द लोअर लेवल ऑफ वायलेंट। ओके, इसमें ये बोल रहा है। और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेलसी इज पॉजिटिवली लिंक्ड विथ वायलेंट बिहेवियर। जब कोई वायलेंट है, ठीक है, और जल रहा है, यानी कोई जल रहा है तो क्यों जल रहा है, जलने के बाद क्या होता है, उसको वायलेंट, उसका नेचर बिहेवियर जो हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई इंसान किसी से जल रहा है तो वो जलन के बाद क्या होता है, वो उसकी बिहेवियर टोटली चेंज हो जाती है और वो एग्रेसिव हो जाता है, क्रूर स्वभाव का हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या है, टोटली राइट है, जो कि ये स्टेटमेंट को बता रहा है कि टेकिंग द आइडिया डेट द मोर जेलसी समवन इज मोर लाइकली देयर आर टू बी वायलेंट। ये करेक्ट हाइपोथेसिस में से कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी जेलसी इज पॉजिटिवली लिंक्ड विद द वायलेंट बिहेवियर। वायलेंट बिहेवियर से जेलसी क्या है, लिंक्ड है, उन दोनों का रिलेशनशिप है। ओके, now guys come to next question 263, individuals who are sleep deprived will differ significantly in their reaction time to those individuals who are not sleep deprived. If this is the alternate hypothesis, which of the below statement would be the correct null hypothesis?
अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में एक ही डिफरेंस आप लोग समझिए कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर पॉजिटिव है तो नल हाइपोथेसिस नेगेटिव होगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट होगा, और नल हाइपोथेसिस में एक्सेप्ट हो रहा है कुछ भी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट सिचुएशन होती है। तो क्वेश्चन में भी इसी तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो सोने से वंचित है, ठीक है, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होता है, जैसे नींद में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, विल डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर रिएक्शन, वो उनके रिएक्शन में डिफरेंस है, ठीक है, रिएक्शन टाइम टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड, उनसे कंपेयर कर रहा है वो जिसको सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ़ दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये बोल रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो इसमें से नल हाइपोथेसिस कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल्स हु आर स्लीप डिप्राइव, ठीक है। अब उसी को देखते हैं, जो भी नीचे आएगा वो नॉट में आएगा आंसर, यानी ग्रेटर स्लीप डिप्रिवेशन लीड्स टू डिक्रीज इन रिएक्शन टाइम, नो। इंडिविजुअल्स who are not sleep deprived will differ in their reaction time from those individuals who are sleep deprived. Individuals who have more sleep will differ in their reaction time from those individuals who are sleep deprived. And option D, individuals who are sleep deprived will not differ in their reaction time from those individuals who are not sleep deprived. मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यही अंतर है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में देखते हैं क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल्स हु आर स्लीप डिप्राइव विल डिफर, यहाँ पे विल डिफर है, और ऑप्शन डी में क्या है, विल नॉट डिफर, ठीक है। तो यहीं से पता चल जा रहा है कि ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट यही है, ऑप्शन डी, जो कि क्या है, नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, नल हाइपोथेसिस है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा टाइम ना हो तो ऑप्शंस में जाके देख सकते हैं कि जो जस्ट अपोजिट है गिवन स्टेटमेंट का वो हो जाएगा आपका। दोनों में से जो भी पूछ सकता है, कभी कभी नल हाइपोथेसिस पूछ रहा है तो कभी अल्टरनेट हाइपोथेसिस पूछेगा, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, जो भी अपोजिट होगा वो आंसर होगा। नाउ गाइस कम टू next question, which of the following is the best way to test a hypothesis according to the hypothetical deductive method। यहाँ पे एक नया मेथड आ गया है, देखते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, ठीक है, ये एक तरीके का है, हाइपोथेसिस में ही है। तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे, इसमें से कौन सा बेस्ट वे है जिसमें कि हाइपोथेसिस टेस्ट कर सके हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के जरिए, बाय रिप्रेजेंटिंग अ स्टडी लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी इन आउटकम्स, बाय रिपीटिंग अ स्टडी, यानी रिपीट करेंगे किसी भी स्टडी को, नहीं। ऑप्शन बी, बाय रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी, बाय फाइंडिंग एविडेंस विच सपोर्ट द हाइपोथेसिस, जो सपोर्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को वो एविडेंस ढूंढेंगे, नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाय लुकिंग फॉर इंस्टेंस वेयर द हाइपोथेसिस फेल, हम उस एग्जाम्पल को ढूंढेंगे, उसको देखेंगे जहाँ पर कि हाइपोथेसिस फेल हो रहा है, ठीक है, हाइपोथेसिस फेल हो रहा है, तो वही मेथड क्या है, बेस्ट वे है हाइपोथेसिस का, जहाँ पर ये टेस्ट कर सकते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, जहाँ पर हाइपोथेसिस फेल होता है। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 265, व्हाट इज द कॉम्पेरेटिव मेथड। कॉम्पेरेटिव मेथड से क्या समझ रहे हैं, ऐसे ही जनरली देखते हैं, कंपेयर करना होता है ना, किसी को एक दूसरे से कंपेयर करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपेरेटिव मेथड में यही होगा। अब देखते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शन ए, अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फाइंडिंग ऑफ टू डिफरेंट स्टडीज, नो। अ वे ऑफ डिसाइडिंग विच पार्टिसिपेंट्स गेट द हाईएस्ट स्कोर, इसमें डिसाइड करना है, ठीक है, कंपेयर नहीं कर रहा है, डिसाइड कर रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। अ वे ऑफ कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टडीज एंड मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन द फाइंडिंग फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स इन अ स्टडी। ऑप्शन सी और डी में कंपेरेटिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है एक
वे है कंपेयर करने का, जिसमें कि क्या है, आउटकम्स ऑफ सेवरल डिफरेंट स्टडीज, यानी डिफरेंट स्टडीज में नहीं। तो ऑप्शन डी इज द मेथड में क्या होता है, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द फाइंडिंग फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, जो दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप होते हैं एक स्टडी में, उसको फाइंड करते हैं, जो उसको फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द फाइंडिंग्स, जो भी फाइंड होता है स्टडी में दो और दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में, उसी को फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वही क्या है, कंपैरेटिव मेथड है। और ऑप्शन सी में क्या है, अ वे ऑफ कंपेयरिंग, एक वे है, वे नहीं होता है। कंपैरेटिव मेथड में यही होता है कि जो भी फाइंडिंग्स है दो और दो से ज़्यादा ग्रुप के किसी भी एक स्टडी में, उसी को क्या करना है, कंपेयर करना है, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द फाइंडिंग्स, जो भी फाइंडिंग्स में निकल रहा है उसको कंपेयर करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।